बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। इमरान ख़ान का बयान अभी कुछ देर पहले टीवी पर मैंने चलते देखा है, जिसमें कहा गया, जियो टीवी पर टिकर चल रहे थे कि इमरान ख़ान ने 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है। यानी वो कह रहे हैं कि अगर ये हो जाए तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। और वो शर्त क्या लगाई है इमरान ख़ान ने शर्त ये लगाई है कि वो जो CCTV फुटेजेस हैं वो दिखाई जाएँ, कि वो जो हमला किया गया था उसकी CCTV फुटेजेस कहाँ हैं, वो मुझे दिखाई जाएं। मैं उसको खुद एनालाइज़ करूँगा और उसको हम देखेंगे। अगर उसमें PTI के लोग मुलव्वस हुए तो मैं न सिर्फ माफ़ी मांग लूँगा, बल्कि मैं अपने कारकुनों को सज़ा भी दिलाने में अपना किरदार अदा करूँगा जिन लोगों ने हमला किया। ये इमरान ख़ान साहब का कहना है, क्योंकि वो ये कहते हैं, इमरान ख़ान का मानना यह है कि उन्होंने सिर्फ पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी GHQ के सामने या कोर कमांडर हाउस के सामने, लेकिन उन्होंने किसी को हमला करने के लिए नहीं उकसाया था, ना उनकी ये मंशा थी कि हमलावर हुआ जाए। इमरान ख़ान ने का ये जो बयान चल रहा है कि इमरान ख़ान ने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है, अगर इस टिकर को सिर्फ देखा जाए या इस खबर को देखा जाए तो इसके दो मतलब निकल सकते हैं। एक मतलब ये हो सकता है कि जी इमरान ख़ान ने आमादगी ज़ाहिर की है, वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, इमरान ख़ान सुलह की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर उनको और वो डील की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर उनको माफ़ी भी मांगना पड़ती है तो वो माफ़ी भी मांग लेंगी। एक तासुर इससे पहला ये मिलता है। दूसरा तासुर उससे ये मिलता है, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तासुर है, और वो ये है कि इमरान ख़ान इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उसमें उनके लोग तो मुलव्वस हो ही नहीं सकते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हमलावर हो ही नहीं सकते। चूँकि तहरीक इंसाफ के अपने लोग नहीं हो सकते, इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं दिखाओ, मुझे साबित करो, अगर साबित हो गया तो फिर मैं माफ़ी मांग लूँगा। यानी उनको ये लगता है कि ये तो साबित ही नहीं हो सकता, या उनके लोग मुलव्वस ही नहीं हो सकते, या 100% उनको यकीन है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो लफ्ज़ इस्तेमाल वो कर चुके हैं, या उनको यकीन है कि ये प्लान करके के कारकुनों को जो है वो किसी और के रूप में, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का रूप धार के किसी और को वहाँ पर ले जाया गया। ये सब इमरान ख़ान का मानना है, जिसके नतीजे में वो ये कह रहे हैं कि मैं जो है वो माफ़ी मांग लूँगा अगर तुम ये करके दिखाओ। यानी उनको लगता है कि माफ़ी की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि ये साबित ही नहीं किया जा सकता कि उनके कारकुनान हैं। तो ये दोनों इसके तासुर हो सकते हैं या दोनों इसके मतलब हो सकते हैं। और मुझे दूसरा वाला मतलब जो है वो ज़्यादा, मुझे दूसरी बात ज़्यादा अपील कर रही है। मुझे लगता है कि इमरान ख़ान का शायद मतलब यही हो सकता है, क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंट हैं, तभी वो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं, तभी वो कहते हैं कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तभी वो ये सारी बातें कर रहे हैं। और इसीलिए शायद वो कह रहे हैं कि अगर ये साबित तुम कर दो तो फिर मैं माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन चूँकि तुम साबित कर ही नहीं सकते तो इसलिए माफ़ी का सवाल पैदा नहीं होता। तो इस तरह का कुछ मुझे तो उनकी बात जो समझ आई है वो ये है। अब एक टिकर अगर खाली ये वाला देखा जाए कि इमरान ख़ान ने मशरूत माफ़ी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जी मैं जो है वो माफ़ी मांग लूँगा, तो मेरा ख्याल है कि ये बात कोई इतनी दुरुस्त शायद मौजूदा हालात में मालूम नहीं होती। क्या होता है ये तो, और क्या चल रहा है तो ज़ाहिर है अभी पूरी तरह से किसी को भी इल्म नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दो आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है दरख्वास्त लेकर के जो नई कानून साजी हुई है इसको कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि ये कानून साजी हो ही नहीं सकती। कहा गया है कि ये कानून साजी जो है वो ये कानून साजी जो है वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को रोकने के लिए है। इस दरख्वास्त में वफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है। यानी ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हमने 12 जुलाई के फ़ैसले की रोशनी में जो मखसूस नशस्तें हैं उसकी फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी हैं। 12 जुलाई के फ़ैसले के बाद मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ का हक़ है। फिर इसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फ़ौरी तौर पर रोका जाए। दरख्वास्त की गई है कि ऐसा ना हो कि इस कानून साजी की आड़ में फ़ौरी तौर पर जो मखसूस नशस्तें हैं वो अलॉट कर दी जाएँ सियासी जमातों को। तो वो कहते हैं कि जी इसको रोका जाए और इलेक्शन तरमीमी एक्ट को कलअदम करार दिया जाए। तो जो नई कानून साजी हुई है उसके ख़िलाफ़ अदालत से तहरीक इंसाफ ने रुजू कर लिया है। और दूसरी ख़बर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर कर दी है 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। इब्तदा में इस फ़ैसले को नाफिज करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग्स करने के बाद फ़ैसला किया कि जी हम इस पर अमल दरामद करेंगे। इस पर कई रोज़ तक मीटिंग्स होती रहीं और उसका फिर पार्शली उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जो 39 अरकान थे उनको तो नोटिफाई कर दिया गया कि ये तहरीक इंसाफ के हो गए, लेकिन उन 39 को भी अब इलेक्शन कमीशन
मखसूस नशस्तें नहीं देना चाहता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तशरीह कर ली है और इलेक्शन कमीशन समझता है कि ये जो एक लोग हैं ये भी चूँकि एक पार्टी के यानी एक पार्टी के तरफ से इलेक्शन नहीं लड़े हुए हैं, पार्टी सिंबल रखने वाली जमात से इलेक्शन नहीं लड़े हुए हैं, चूँकि किसी सिंबल रखने वाली जमात के प्लेटफॉर्म से ये नहीं लड़े तो इनको मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। अब ये उन्होंने अपनी तशरीह कर ली है। 51 लोगों को 39 लोगों को ये एक तो मखसूस नशस्तें नहीं दे रहे और दूसरी जो 41 लोगों के हवाले से वैसे ही इबाहम के लिए वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अब इसमें दिलचस्प पहलू ये है कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन गया है सुप्रीम कोर्ट में वजाहत के लिए कि अपने फैसले की वजाहत कर दें, और दूसरी तरफ वो इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है इसकी नज़रसानी के लिए भी। यानी दो ही चीज़ें हो सकती हैं, अगर आपको फैसला समझ ही नहीं आया तभी आपको इब्हाम है, आप उसकी क्लैरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, तो जब एक तरफ आपको इब्हाम है तो दूसरी तरफ आप उस फैसले की नज़रसानी की दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं? यानी आप कैसे कन्विक्शन से कह सकते हैं कि ये फैसला गलत हुआ है, इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। अगर आपको एक या तो आपको इब्हाम ही ना होता, इब्हाम आपका दूर हो चुका होता और दूर होने के बाद आप कहते हैं हाँ इब्हाम तो दूर हो गया है लेकिन अब हमें समझ ही आई है कि ये फैसला ठीक नहीं है, इसको नज़रसानी में जाना चाहिए। अब आप इब्हाम को दूर करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और नज़रसानी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए हैं। आप कहते हैं कि जी ये फैसला जो है 41 अरकान पार्टी तब्दील कर ही नहीं सकते, फैसले पर नज़रसानी की जाए। तो आप सोचें ना कि इलेक्शन कमीशन खुद कंफ्यूज लगता है। इन्हीं 41 लोगों के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि जी ये इब्हाम है, आप बताएं कि हम पार्टी के इनको कैसे तहरीक इंसाफ में शामिल कराएं। दूसरी तरफ नज़रसानी दायर कर रहे हैं और कहते हैं कि जनाब आप जो है वो हमें ये अलाउ करें कि हम इनको पार्टी इनकी चूँकि ये तब्दील ही नहीं कर सकते तो इसलिए आप फ़ैसला अपना तब्दील करें, उस पर नज़रसानी कर लें। तो ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन जो कि बहुत अरसे से एक पार्टी बना हुआ है, फिर उसने एक मरतबा साबित किया कि वो पार्टी है। और आपको याद होगा जिस दिन मेरा वीलॉग निकाल के देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था जिस दिन मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन कमीशन की तरफ से खबर ये आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करने का फ़ैसला कर लिया है, तो मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि ये इब्तदाई खबर है, आगे जाके देखिएगा ये सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, और वही आज हुआ है। तो अब वो नज़रसानी में चले गए हैं और कह रहे हैं कि जनाब आप इस पर नज़रसानी कीजिए। तो ये तनाव बढ़ रहा है, कशीदगी बढ़ रही है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों फरीक बन के सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए हैं नज़रसानी की दरख्वास्त लेकर। ऐसा लगता है कि हुकूमत ही इलेक्शन कमीशन है और ऐसा लगता है कि इलेक्शन ही हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन ही हुकूमत है। तो दोनों एक ही चीज़ हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि जहाँ पर उनको एतराज़ होता है हुकूमत को, वहीं पर इलेक्शन कमीशन को भी होता है। कभी आपने पिछले 2 साल में नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत दो अलग अलग राय रखते हों किसी एक मामले पर। जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वही इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है, और दरअसल इन दोनों का अपना मौक़िफ़ नहीं है, ये किसी और का मौक़िफ़ है। तो ये जो किसी और का मौक़िफ़ है उसके लिए ये दोनों जो फरीक हैं वो हमेशा हमें एक पेज पर दिखाई देते हैं। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ये अब दोबारा एक पेज पर आकर फिर चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि नज़रसानी की जाए। आखिरी बात यह है कि एक सर्वे हुआ है, मौजूदा हालात से लोग परेशान हैं, इतना परेशान है कि 11 बड़े शहरों में एक सर्वे करवाया गया प्लस कंसल्टेंट की तरफ से। आज अखबारात में इसकी रिपोर्ट भी शाये हुई है। इस सर्वे में 1110 अफराद से ये टेलीफोनिक गुफ्तगू करके सर्वे लिया गया है और इससे पता चला है कि 74% पाकिस्तानी अपनी आमदन में अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। ये जितने पैसे वो कमाते हैं हर महीने उनका खसारे का बजट बनता है, हर महीने उनकी जो तनख्वाह है उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, यानी वो अपने अखराजात अपनी तनख्वाह में से पूरे नहीं कर पाते। 74% अफराद ऐसे हैं। फिर 60% लोगों ने अपने ज़रूरी अखराजात कम किए हैं। 60% लोगों ने ज़रूरी जो उनको करने चाहिए, खर्च करना है उनको, लेकिन उसमें से वो कमी लाए हैं। यानी किसी ने अपने बच्चे का स्कूल चेंज कराया होगा, किसी की 10,000 बच्चे की फ़ीस होगी तो उसको 3,000 वाले स्कूल में डाला होगा, किसी ने अपनी गाड़ी घर में खड़ी करके मोटरसाइकिल पर सफ़र शुरू कर दिया होगा। तो उसने अपने अखराजात को कम किया है ताकि वो अपनी तनख्वाह में गुजारा कर सके। ऐसे लोग 60% हैं। फिर 40% लोग ऐसे हैं जिनके अखराजात पूरे करने के जो अपने अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज़ ले रहे हैं। यानी पहले उनके अखराजात महीने के पूरे हो जाते थे और अब उनको अपने माहाना अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज़ लेना पड़ता है। ऐसे 40% लोग हैं जिनका कोई गुजारा हो ही नहीं रहा। अखराजात कम करने के बावजूद उनको 40% लोगों को कर्ज़ लेकर महीना गुजारना पड़ रहा है।
और 10% लोग ऐसे हैं जो डबल नौकरियां करके, यानी एक नौकरी के अलावा भी कुछ करके, कोई मुख्तसर नौकरी करके, छोटा मोटा काम करके उन अपनी आमदन में इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। और ये 10% लोग जो हैं वो अपनी तनख्वाह को बढ़ाकर अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा 8 घंटे से ज़्यादा उनके वर्किंग आवर्स बन गए हैं। यानी वो टाइम जो उनके बच्चों के हिस्से का बनता है वो टाइम भी वो किसी दूसरी नौकरी को दे रहे हैं। 8 घंटे तो ज़ाहिर है एक नौकरी कर रहे होंगे, आने जाने का वक्त मिला के वो 9 साढ़े 9 घंटे हो जाते हैं। और फिर आप वो एक और नौकरी के 3-4 घंटे की अगर कर रहे होंगे तो आप सोचें वो सुबह निकलते होंगे तो बच्चे सो रहे होते होंगे या स्कूल गए होते होंगे, और जब शाम को जाते होंगे तो बच्चे सो जाते होंगे। तो बच्चों को देने वाला वक्त भी वो नौकरी को देकर अपने घर का गुजारा चला रहे हैं ताकि बच्चों का पेट पाल सकें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है इस सर्वे के मुताबिक। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा अलार्मिंग है, और ये सर्वे किया गया 18 से 55 साल की उम्र के लोगों से। अब इसी से मिलता जुलता एक और सर्वे वो कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जिसमें 2000 लोगों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की गई है और उसका अब वो रिज़ल्ट मुरतब कर रहे हैं। तो इन हालात में आप सोचिए कि पाकिस्तानी अपना वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को कक फ़र्क नहीं पड़ता और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। अब आप सोचिए कि देखें, कल औरंगज़ेब साहब बैनुस्सतूर ये बात कर रहे थे। 2 साल पहले जब आपको पता याद होगा कि सैलाब आया था, और सैलाब आने के बाद अपने दोस्त ममालिक से या दुनिया के बड़े ममालिक से कर्ज़ मांगने के लिए यूरोप में एक सेमिनार किया गया था और एक फ़ोरम किया गया था पाकिस्तान के फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का। उसमें शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म, PDM के वो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, बतौर वज़ीर-ए-आज़म और पूरी अपनी टीम के साथ 15-20 लोगों को लेकर वो गए थे वहाँ पर। और वहाँ जाकर उन्होंने एक लोगों के से वादे लिए थे और उसमें प्लेज किया गया था कई कंट्रीज़ की तरफ से, और कोई $9 अरब इकट्ठा हो गया था। और मरियम औरंगज़ेब साहबा वापस आई थी तो वो बड़ा छलांगे मारती हुई आई थी कि देखो जी पाकिस्तान ने $9 अरब इकट्ठे कर लिए हैं। और उस वक्त मईशत काफ़ी दबाव में थी, तो तासुर ये दिया गया था कि शायद मईशत को भी इससे फ़ायदा होगा। हालांकि ये तो हमने उसी वक्त कह दिया था कि इसका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे हैं, और ये पैसे भी तब मिलेंगे कि जब पाकिस्तान अपने हिस्से का उसमें शेयर डालेगा। अच्छा, अब कई उसमें प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसके लिए कहा गया था कि आप फिजिबिलिटी बनाएंगे, आप प्रोजेक्ट्स हमें देंगे, फिजिबिलिटी बना के उसका पूरा प्लान बना के कि जी ये 200 घरों का फ़र्ज़ करें मंसूबा है, या ये 400 घरों का मंसूबा है, और आप ये एक फिजिबिलिटी बनाएंगे, वो हमें बना कर देंगे। उसमें आप 10% या 20% जो भी आपका शेयर होगा वो होगा, और बाकी हम शेयर करेंगे और हम आपके साथ हम आपको ये फाइनेंस करेंगे। वो $9 अरब के प्लेजेस थे, लेकिन आपको ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि वो प्लेजेस धरे के धरे रह गए, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने हिस्से का जो काम करना था वो भी नहीं किया। यानी जो अपने हिस्से की प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी बना के देनी थी, मंसूबों के लिए जगह देनी थी कि ये जगह है, यहाँ पर मंसूबे बनने चाहिए, यहाँ पर घर बनने चाहिए, तो जो पाकिस्तान के हिस्से के करने का काम था वो भी नहीं किया, और वो $9 अरब के वादे धरे के धरे और पड़े के पड़े रह गए। तो ये PDM सरकार है, ये हुकूमत है, और सैलाब जो है वो दोबारा दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो अल्लाह ही हाफिज़ है इस कौम का, और कि जिसको इस तरह के हुक्मरान मिले हैं जिन्हें पाकिस्तान की कोई फ़िक्र दिखाई नहीं देती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।